चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्ना टीवी में। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम कोरोना का कहर, और इसी पर हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनीष कुमार। ये पटना में कुर्जी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष। जी थैंक यू। ये वायरस किस तरह से किसी स्वस्थ आदमी को अपने घेरे में लेता है, इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को समझना ये होगा कि वायरस जो है एक दूसरे को इन्फेक्ट कैसे करता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंचता कैसे है। तो इसका जो पहुंचने का माध्यम है वो एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो दूसरे पर्सन में चला जाता है। वो जाने का रास्ता स्नीजिंग हो सकता है, या भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, या टच करने पे हो सकता है। तो वो ये वायरस हमारे फेफड़े में जाने के बाद क्या करता है कि हमारे फेफड़ा जो है अल्वेओलाई, जिसको अल्वेओलर साइज बोलते हैं, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, उसी को ये डैमेज करने लगता है। जिसके कारण क्या होता है कि आदमी को जो इन्फेक्शन लग जाने के बाद सांस लेने की दिक्कत आने लगती है, सांस नहीं ले पाते अच्छे से, खांसी होने लगती है। तो ये जाके हमारे मोस्टली जो है फेफड़े पे जाके अटैक करते हैं। भारत में बाकी देशों के मुकाबले कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जी जी हाँ, इसके पीछे इसको आप रीजन ये है। किस तरह से देखते हैं, जी, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जैसे बाकी देशों में स्टार्ट जो हुआ था वो चाइना से स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग के जी टाइम पे ये किसी को पता नहीं चल पाया था कि आखिर वायरस एक दूसरे इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच कैसे रहा है। इसकी जानकारी नहीं थी उस टाइम। तो उस समय क्या हुआ कि किसी को पता था नहीं, तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जब उस टाइम नहीं था, तो इसके कारण क्या है कि चाइना में और उस टाइम जो उसके साथ साथ दूसरे कंट्री में ये वायरस फैला, तो वो बहुत सारे आदमी इससे इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को पता चला कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आने पे, उसके साथ रहने पे, उसका एयर ड्रॉपलेट, उससे जो सांस लेने में जो एयर ड्रॉपलेट निकलते हैं, उससे वायरस एक दूसरे आदमी पहुंच रहा है। तो ये हम लोगों को पहले ही ये बात पता चल गई थी। तो ये देखते हुए हमारे देश में लॉकडाउन की जो है वो ये शुरुआत की गई, यानी सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन की गई। तो इसके कारण जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में जो फैलने की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे कम हुआ दूसरे कंट्री के कंपेरेटिवली। तो ये एक मेन रीजन कह सकते हैं कि दूसरे कंट्री के कंपेरिजन में अपने इंडिया में जो कोरोना का केसेस है वो बहुत कम है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये नाम आजकल बहुत सुर्खियों में है। जी जी ये दवा कैसे असर करता है किसी कोरोना के मरीज को? जी जी देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के पीछे एक मिथ भी ये फैला हुआ है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेने से जो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन कम होगा या पेशेंट जल्दी ठीक होगा। तो पहले ये समझना होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का काम क्या है, और ये वाकई में हेल्दी पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा कोरोना से या नहीं। तो उसके लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का काम समझना होगा, तब समझ पाएंगे अच्छे से कि हाँ, अच्छे इंसान पे काम करेगा या नहीं करेगा। पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो पर्सन हेल्दी हैं, जिसको कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, तो उसके लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोई रोल नहीं है। यदि कोई सोच रहा हो कि हाँ हम हेल्दी हैं, हमको कोरोना वायरस नहीं है, और हम कोरोना वायरस से बचने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज़ कर लें, प्रयोग कर लें, और हमें कोरोना वायरस नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से कोरोना वायरस नहीं रुकेगा। उस इंसान इन्फेक्टेड पर्सन के सामने जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तो उससे होगा। एक्चुअली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का काम ये होता है हमारे शरीर में कि कोरोना हाँ, इन्फेक्टेड पर्सन यदि है, वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहा है या डॉक्टर उसे दे रहे हैं, तो फिर वो काम करेगा इन्फेक्टेड पर्सन में, लेकिन हेल्दी पर्सन नहीं करेगा। तो इन्फेक्टेड पर्सन में काम क्यों करेगा वो, उसका मैकेनिज्म ये होता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एक अल्कलाइन मेडिसिन है। वो हमारे बॉडी को क्षारीय बनाती है, जो फ्लूइड है उसको क्षारीय बनाता है। और कोरोना वायरस है, उसको वो क्या करता है कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करने के बाद एक पाउच बना लेता है वो। और पाउच बनाने के बाद करता है क्या है कि जो लंग्स सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर जाके वो पाउच के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं वो। और मल्टीप्लाई होने के बाद वो डिस्टर्ब होता है, वो फटता है। और वो फटने के बाद उसमें से ढेर सारे उसके जो प्रोजीनी है वो निकलते हैं और अदर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो वो उसको फटने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। और ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन करता क्या है कि उस मीडियम को वो अल्कलाइन बना के रखता है। और अल्कलाइन बना के रखता है, जिसके कारण क्या है कि जो पाउच बना के कोरोना वायरस सेल्स में अंदर में बैठा हुआ है और वो अंदर अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, वो फट नहीं पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि सेल डैमेज की जो गतिविधियां हैं वो स्लो हो जाती है और रुक जाती है। तो ये
इन्फेक्टेड पर्सन में काम करता है और हेल्दी पर्सन में इसका कोई रोल नहीं। आपने जी रसिया जी। से एमडी कंप्लीट किया है। जी हाँ। रसिया में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी जी। दोस्तों से बात होती होगी। हाँ हाँ, दोस्तों से बात होती है, आज भी बात हुई थी। दोस्तों से बात होती है। जी जी हाँ। तो क्या वहाँ भी कहना है वहाँ आपके दोस्तों का, वहां पे क्या हालात है? हाँ हाँ, वहाँ भी बोल रहे हैं कि पेशेंट जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात है ना, वो मैक्सिमम आदमी फॉलो नहीं कर पाता इस बात को, जिसके कारण क्या है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन होते जा रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि पहले तो डिनाई करते हैं कि नहीं मुझे हो ही नहीं सकता है। किसी को यदि सर्दी खांसी होता भी है तो वो डरते हैं कि नहीं मुझे चेक नहीं करवाना चाहिए, मुझे टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, पता चला कोरोना हो गया या भी हुआ तो हमें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। ये सोच के वो मतलब जांच करवाना नहीं चाहते हैं, और उसके कांटेक्ट में जो आते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल रहा है। तो हम सजेस्ट यही करेंगे कि जिस किसी भी इंसान को, जिस किसी भी पर्सन को हल्का सा भी लगे कि मुझे सर्दी खांसी हुई है, वो जाके चेकअप करवाएं। और यही एक जरिया है कि इस इन्फेक्शन को हम लोग फैलने से बचा सकते हैं। यही स्थिति दूसरे कंट्री में भी है, फैलने का कारण यही है। न्यूयॉर्क में इतने सारे पेशेंट हो गए, वहाँ भी लॉकडाउन काफ़ी बाद लगाया गया। तो उसकी वजह हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन काफ़ी लेट से लगा, तो वहाँ कितने सारे पेशेंट हो गए, कितने डेथ हो गए। लोग अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं सर, जी इस जी। कोरोना वायरस के दौर में? जी जी हाँ। कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है, ऐसा रिसर्च में भी फाइंडिंग आया है और हम लोग देख भी रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो मरने वाले की संख्या है वो ज़्यादातर ओल्ड एज है, या इन्फेक्शन ज़्यादा है वो ओल्ड एज में ही हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि ओल्ड एज होने के बाद इम्यूनिटी पावर बॉडी की घट जाती है, तो कोरोना उसी को इन्फेक्ट करता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, तो घर में ही है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि घर में ही रह के हमारे अपने बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाएं। तो उसको करने के लिए क्या होगा कि डेली इंसान को सुबह सुबह एक्सरसाइज करना होगा, या शाम में कभी भी जब टाइम मिले, मॉर्निंग या इवनिंग में वो 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करें, योगा करें, और अपने बॉडी को हेल्दी रखें। उसके साथ साथ जो हमारे एंटीसेप्टिक पदार्थ होते हैं जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, जैसे कि गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ये सब अपने खाद्य सामग्री में इन्वॉल्व करें इससे, और लेमन टी का यूज करें। इन सब चीज़ों जी। से हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। आपको आपके सीनियर्स के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या ऊपर से, कोरोना जी को जी। लेकर? हम्म। नहीं, हमारे सीनियर से इंस्ट्रक्शन यही मिलता है हम लोगों को कि जब भी जैसे हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं तो पेशेंट आते हैं तो हम लोग पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, पेशेंट को हम लोग 1 मीटर की दूरी पे बात करते हैं। पेशेंट, हम लोग जहाँ बैठते हैं चैम्बर में, वहाँ से 1 मीटर की दूरी पे पेशेंट रहते हैं, क्योंकि इसका बचने का सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये बोला, मतलब ऐसा उसका आया है कि वायरस का जो वजन है वो अप्रोक्स 400 नैनोमीटर के करीब है, और वो 1 मीटर से मैक्सिमम ज़्यादा तक वो हवा में रह नहीं सकता है। यदि कोई इंसान छींकता है या स्नीज करता है तो उसके फोर्स से 1 मीटर से 1.5 मीटर तक वो जा सकता है। उसके बाद वो वजन ज़्यादा होने के कारण क्या है कि वो धीरे धीरे फर्श पे, सतह पे आके गिर जाता है। तो हम लोग ये मेंटेन रखते हैं कि पेशेंट आते हैं तो उससे 1 मीटर की दूरी पे ही बात करते हैं, और ये जो मतलब सावधानियां बरतनी होती है, मेडिसिन तो लिखते ही हैं, उसके साथ साथ क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये सब हम लोग पेशेंट को समझाते हैं। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, और बाहर निकलने के बाद कभी भी अनयूजुअल चीज़ को टच ना करें। यदि कहीं काउंटर पे गए हैं, राशन दुकान पे गए हैं, मेडिकल शॉप पे गए हैं, तो उसके जो काउंटर है उसको टच ना करें, जितना हो सके वो टच करने से बचें। क्योंकि क्या होता है कि टच करने के बाद इंसान फिर अपने फेस को छूता है, नोज को टच करता है, आई को टच करता है, और हैंड में लगा रहता है वायरस, वो फिर वो उस इंसान को इन्फेक्ट कर लेता है। और एक स्नीजिंग, यदि किसी को खांसी है, स्नीजिंग है, तो मोस्टली लोग करते क्या है कि खांसते हैं तो अपना हाथ ऐसे बंद करके खांसते हैं, या ऐसे करके खांसते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है, वैसे खांसना नहीं चाहिए। वैसे में क्या होता है कि खांसने के बाद जो एयर ड्रॉपलेट आ रहे हैं वो हमारे हैंड में लग जाते हैं, और फिर उस हैंड से हम किसी दूसरे चीज़ को टच करते हैं तो फिर वो इन्फेक्ट हो जाता है, फिर दूसरा पर्सन आके उस चीज़ को टच करता है, फिर वो उससे इन्फेक्ट हो जाता है। तो जब भी इंसान को छींकना या खांसी करना चाहिए तो उसको इस जगह पे करना चाहिए, यहाँ पे, ताकि इससे करने से ये होता है कि इस जगह पे हम बार बार टच नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप यदि खांसते हैं, छींकते हैं, तो यहीं पे उसका जो एयर ड्रॉपलेट निकलता है वो यहाँ लगा रह जाता है।
और इधर हम टच करेंगे नहीं, इसलिए हुआ कि हमारी हाथ जो है वो डिसइंफेक्टेंट रहेगा। पटना में अभी तकरीबन 10 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पटना में अभी 10 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, तो जी क्या कोई परेशानी आ रही है इलाज करने में? हाँ, पेशेंट को तो परेशानी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अब सिवान में बहुत सारे पेशेंट हैं, तो जी। सिवान से जो भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, तो हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है कि कहीं उस जोन से तो नहीं आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना का पेशेंट बहुत सारे मिले हैं। तो सिवान और मुंगेर और ये छपरा तरफ पे जो पेशेंट आते हैं, तो थोड़ा सा एहतियाती हम लोग को बरतना पड़ता है, उनको देखने के लिए काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और यदि ज़्यादा लक्षण मिलता है कि हाँ कोरोना से लक्षण इनके मिल रहे हैं, तो उन लोग हम लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पीएमसीएच हॉस्पिटल है जहाँ की जाँच की सुविधा है, वहाँ हम लोग रेफर करते हैं। तो परेशानी तो आ रही है। जैसे कि कई एरियाज में लोग मना कर रहे हैं जांच करवाने के लिए, तो क्या आपके एरिया में भी ऐसा कोई आपको पेशेंट दिखा जो कि लक्षण होने के बावजूद भी वो जांच से मना कर रहा हो? जी, अभी तक तो ऐसा मेरे नज़र में भी आया नहीं है ऐसा कोई पेशेंट कि हाँ जिसको लक्षण दिख रहा हो वो डिनाई किया हो जांच करवाने से। अभी तक ऐसा मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना ज़रूर है कि कुछ लोग हैं जो कि टेस्ट करवाने से, जांच करने से डिनाई करते हैं। वो कहीं ट्रैवल हिस्ट्री भी उनका होता है, क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि जिसका कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री है दूसरे स्टेट से, उसे जाके क्वारंटाइन होना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और अपने घर में ही हैं, कहीं जाकर टेस्ट नहीं करवाए, चेकअप नहीं करवाए। उनको ये लग रहा है कि 14 दिन के लिए हमको बाहर भेज दिया जाएगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इस डर से वो सेल्फ क्वारंटाइन या फिर वो सेल्फ जाके बोल नहीं सकते कि हाँ हम यहाँ से आए हैं, सिविल सर्जन को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं वो। घर पर बैठे बैठे लोग डिप्रेसिव और चिड़चिड़े से हो गए हैं लॉकडाउन के जी जी। दौरान। तो हम्म। आप लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरे तरफ से संदेश ये होगा कि इस बात को लेकर के डिप्रेशन और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम किसी इंसान मतलब पहले तो ये समझना होगा कि डिप्रेशन है क्या चीज़। डिप्रेशन यदि हम संक्षेप में बोलें तो ये एक नकारात्मक सोच है। तो यदि हम अपने दिमाग में नकारात्मक सोच नहीं लाएँगे, तो डिप्रेशन से हम बचे रहेंगे। और ये घर में बैठे-बैठे नकारात्मक सोच जो आ रही है, उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है, कोरोना, कोरोना, कोरोना। कोरोना से इतना लोग डर गए हैं, ये सोचते-सोचते डिप्रेशन में चले गए हैं। तो कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशन लेना होगा खुद, और दूसरों को बताएँ कि कैसे बचा जा सकता है। और घर में बैठे-बैठे करना क्या होगा कि जैसे घर में आप मन लगाने के लिए, खुश रहने के लिए टीवी है, टीवी आप देखें। बहुत सारी पुरानी सीरियल आ गई है, वो सीरियल देखें और एन्जॉय करें। घर में बच्चे हैं, उनको टाइम दें, एक्सरसाइज़ जी। करें। यदि जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी किताबें पढ़ें। उनको सेल्फ स्टडी करने का टाइम अभी ज़्यादा मिल रहा होगा, तो इनको उनको उनको इस टाइम से बेनिफिट लेना चाहिए। अपनी जो 16 घंटा पढ़ रहे थे, 14 घंटा पढ़ रहे थे, उसको बढ़ाएँ, मेहनत करें, तो उनको इस तरह से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और भी जो हैं, जो घर में रहने वाले इंसान हैं, तो वो जो उनके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो किताब पढ़ें, सीरियल देखें, फ़िल्म देखें, ऐसे करके अपने आप को खुश रखें। और ज़्यादा चिंता और ज़्यादा सोच करते रहें तो डिप्रेशन आएगी। डिप्रेशन से बचने के लिए उनको ऐसे अपने आप को खुश रखना होगा। इस कोरोना रूपी बैतरनी को कब तक पार कर पाएंगे डॉक्टर साहब? जी, जी। देखिए, ये बैतरनी रूपी कोरोना को पार करने के लिए तो देखिए सरकार कुछ नहीं कर सकती, करना होगा तो हम पब्लिक को ही करना होगा। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ़ ऑर्डर दे सकती है, फॉलो हम लोग जनता को करना होगा। अभी मैंने देखा क्या कि रोड पे हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग देखते हैं कि एक बाइक पे 2-2 3-3 बैठ के जा रहे हैं। एक गाड़ी में 3-3 4-4 सवारी सवार कर रहे हैं। साथ में 2-3 देखते हैं कि बार में बैठ के सब गप कर रहे हैं, बैठ के ताश खेलते हैं। ये सब जो क्राइटेरिया है वो स्प्रेड करने में ईज़ी होता है कोरोना वायरस को। ये सब जो है लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को। तो जब तक ये हमारे अंदर नहीं आएगी कि ये फैल कैसे रहा और इससे बचना कैसे है, तो जब तक थोड़ा मुश्किल होगा। और ऐसा एक थ्योरी आया है कि ज़्यादा टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो मे बी देखिए कि जून या जुलाई तक ज़्यादा गर्मी आने के कारण कुछ होगा, कमना चाहिए रेशियो। और यदि लॉकडाउन की स्थिति स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करे, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा ये। जब इसका चैन टूट जाएगा स्प्रेडेबिलिटी का, तो फिर ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा दूसरे को। बहुत तो बहुत सजेस्ट करने धन्यवाद डॉक्टर मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जी जी, आपको भी बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर।